नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 में भाग 2 तक देख लिया। भाग 2 में आपने पढ़ा कि जैविक अणु क्या होता है, जैविक अणु के प्रकार के बारे में आपने देखा और थोड़ी बहुत नॉलेज आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में ली कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो भाग 2 में आपने इतनी चीज़ें पढ़ी। अब भाग 3 में इसके आगे के टॉपिक को बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार तक हुआ था भाग 2 में। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार को विस्तृत वर्णन भाग 3 में करेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे आएँ, भाग 2 में मैंने कुछ क्वेश्चन किया था, उसके आंसर्स आप सुन लीजिए। सबसे पहले हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको याद कर लिए हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 किलो कैलोरी या फिर 17 किलो जूल। ठीक है, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमने आपसे किया था कि हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। तो कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन। अकार्बनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? जल। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा होता है? ऑक्सीजन। ये सब बातें आप एकदम याद करते चलेंगे, आपके जुबान पर रटा होना चाहिए ये सब चीज़ें भूलने वाली नहीं होती हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने आपसे किया था कि सूक्ष्म जैव अणु और बृहद जैव अणु के एग्जाम्पल बताइए। तो सूक्ष्म जैव अणु के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आपने पढ़ा, याद भी हो गया होगा। कौन कौन से हैं? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, सरल शर्करा। ये था सूक्ष्म जैव अणु के एग्जाम्पल। बृहद जैव अणु के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, वसा, पॉलीसेकेराइड, ये सभी एग्जाम्पल थे बृहद जैव अणु के। उसके बाद हमने आपसे क्वेश्चन किया था चौथा कि कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CnH2nOn, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2O का होल n। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र ये होता है। फिर आपसे जो 5वां क्वेश्चन किया था कि कार्बोहाइड्रेट को अब किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। 5 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी। आप कमेंट में आंसर ज़रूर दिया करिए। चलिए, भाग 3 में अब हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो भाग 2 में आपको पढ़ाया गया था। भाग 2 में आपको बताया गया था लास्ट में कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। यहीं से आपको भाग 3 में शुरू करना है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। चलिए शुरू करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को मैंने बताया था कि 3 भागों में विभाजित किया गया है। सैकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सैकेराइड अणुओं की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आपको याद होगा 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला मोनोसैकेराइड, तुरंत याद करते चलिए। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। पहले आप इसको याद करिए तुरंत कि कार्बोहाइड्रेट को किन 3 भागों में विभाजित किया गया है। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम इन तीनों के बारे में जो सबसे खास बात है वो एक फ्लो चार्ट के माध्यम से याद करेंगे तुरंत, तब इसके बाद हम एक एक को विस्तृत पढ़ेंगे। इतना आपने नोट कर लिया।
अगर नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिएगा कि वर्गीकरण, उसके बाद तीनों प्रकार, ये भी आप लिखेंगे। अब उसके बाद इसको तीनों को पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको तुरंत याद करेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, आप इसे लिखते भी चलेंगे, ओलिगोसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनका निर्माण किससे होता है, तो लिखेंगे इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अणुओं से होता है। पहला पॉइंट, ठीक है, कि मोनोसैकेराइड का निर्माण किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ओलिगोसैकेराइड का निर्माण किससे होता है? तो ओलिगोसैकेराइड का निर्माण मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणुओं के बहुलीकरण, बहुलीकरण मतलब आपस में जुड़कर, बहुलीकरण से होता है। ओलिगोसैकेराइड का निर्माण मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणुओं के बहुलीकरण से होता है, यानी 2 से 10 मोनोसैकेराइड के अणु आपस में जुड़कर ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। पॉलीसैकेराइड का निर्माण किससे होता है? तो पॉलीसैकेराइड का निर्माण शब्द से ही क्लियर है, पॉली मतलब अनेक। पॉलीसैकेराइड का निर्माण मोनोसैकेराइड के अनगिनत अणुओं के जुड़ने से होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड का निर्माण किससे होता है? मोनोसैकेराइड के अनगिनत अणुओं के जोड़ने से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मोनोसैकेराइड के बारे में कि इनका स्वाद मीठा होता है। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड का भी स्वाद मीठा होता है, लेकिन ये स्वाद में मीठे नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा। मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठा होता है, इसीलिए हम इसे शर्करा कह सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड स्वाद में मीठा होता है, इसलिए हम इसे शर्करा कह सकते हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते, इसीलिए हम पॉलीसैकेराइड को शर्करा नहीं कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके टूटने पर मोनोसैकेराइड के टूटने पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। मतलब जिनसे बने हैं उसी में टूट जाएंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं और डाइजेशन होने पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। ओलिगोसैकेराइड के साथ क्या होता है? तो इनके टूटने पर मोनोसैकेराइड अणु मुक्त होते हैं। मोनोसैकेराइड अणु मुक्त होते हैं, मतलब जिनसे बने हैं उसी में टूटेंगे। ओलिगोसैकेराइड का निर्माण किससे होता है? मोनोसैकेराइड से। तो मोनोसैकेराइड, इनके टूटने पर मोनोसैकेराइड ही क्या होता है? मुक्त होता है। अभी इसको और डिटेल हम बताते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो पॉलीसैकेराइड इनके भी टूटने पर मोनोसैकेराइड अणु मुक्त होता है। तुरंत याद करते चलेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अगर ये आप फ्लो चार्ट याद कर ले जाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझने के। तो पहले आप इसको इतना याद करिए और साथ ही साथ अब एग्जाम्पल भी देखेंगे। मोनोसैकेराइड का उदाहरण क्या है? मोनोसैकेराइड का उदाहरण ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज। ठीक। ओलिगोसैकराइड का एग्जाम्पल क्या है? ओलिगोसैकराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज व रैफिनोज आदि। ठीक है, यहाँ पर भी हम आदि लगाएंगे, शब्द यूज़ करेंगे, और भी होते हैं। पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल, पॉलीसैकराइड का एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज व पेक्टिन आदि। ठीक है, सबसे पहला कार्य आपका यही होगा कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण में आप ये फ्लोचार्ट तुरंत के तुरंत याद करेंगे अभी कि मोनोसैकराइड का निर्माण किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। ओलिगोसैकराइड का निर्माण मोनोसैकराइड के 2 से 10 अणुओं के आपस में मिलने से होता है। ठीक है, मान लो कि एक मोनोसैकराइड है तो 2 मोनोसैकराइड आपस में जुड़ गए, 1 मोनोसैकराइड 2, अब ये क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकराइड। तो 2 से लेकर 10 तक, मतलब 3, 4, 5, 6, ठीक है, या फिर कोई और है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। तो ये 2 से लेकर 10 तक अणु अगर हैं तो वो क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकराइड। पॉलीसैकराइड का मतलब होता है कि मोनोसैकराइड के अनगिनत इकाइयों, मतलब 10 से ज़्यादा, बहुत सारे मोनोसैकराइड आपस में जुड़ के, बहुत सारी लंबी श्रृंखला होती है, बहुत सारे मोनोसैकराइड आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? पॉलीसैकराइड। पॉली का मतलब ये होता है अनेक। तो पॉलीसैकराइड का निर्माण मोनोसैकराइड के अनगिनत इकाइयों से होता है। उसके बाद देखेंगे मोनोसैकराइड के बारे में कि इनका स्वाद मीठा होता है, ओलिगोसैकराइड का भी स्वाद मीठा होता है, बस एक का नहीं होता, वो है पॉलीसैकराइड। इसीलिए हम पॉलीसैकराइड को शर्करा नहीं कहते हैं। इनके टूटने पर, चूंकि इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से हुआ है, तो इनके टूटने पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही मुक्त होंगे। अगर इसका निर्माण प्लास्टिक से हुआ है तो अगर हम तोड़ेंगे तो प्लास्टिक ही तो निकलेगा। बस वही चीज़ आपको मन में ध्यान रखना है। ओलिगोसैकराइड का निर्माण मोनोसैकराइड से हुआ है तो इनके टूटने पर मोनोसैकराइड मुक्त होते हैं। अब इसको चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। मोनोसैकराइड मुक्त होते हैं, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए हमने क्या बताया, ओलिगोसैकराइड का एग्जाम्पल सुक्रोज भी है, माल्टोज भी है, लैक्टोज भी है, रैफिनोज भी है। और हमने बताया कि ओलिगोसैकराइड यानी सुक्रोज, ओलिगोसैकराइड का एग्जाम्पल कौन सा है? सुक्रोज। सुक्रोज का निर्माण किससे होता है? मोनोसैकराइड से। तो सुक्रोज का निर्माण किस मोनोसैकराइड से हुआ है? मोनोसैकराइड के एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ध्यान दीजिएगा कि सुक्रोज का निर्माण किस मोनोसैकराइड से हुआ है? ग्लूकोज से हुआ है कि फ्रक्टोज से हुआ है कि गैलेक्टोज से हुआ है? चलिए देखते हैं। सुक्रोज का निर्माण एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु फ्रक्टोज का, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तब ये संरचना क्या कहलाती है? सुक्रोज। समझ में आया बात? ओलिगोसैकराइड यानी एक एग्जाम्पल सुक्रोज का निर्माण 2 मोनोसैकराइड के अणु से होता है। अब अगर सुक्रोज टूटता है तो किस में टूटता है? ये मान लीजिए ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, तो ये जब टूटेगा तो इनके बीच की बॉन्डिंग ही टूटेगी। तो जब बीच की बॉन्डिंग टूटेगी तो क्या रिलीज़ होगा? ग्लूकोज अलग हो जाएगा, ग्लूकोज अलग निकल जाएगा और फ्रक्टोज अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि ओलिगोसैकराइड के टूटने पर मोनोसैकराइड ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकराइड। फ्रक्टोज क्या है? मोनोसैकराइड। तो ओलिगोसैकराइड के टूटने पर ग्लूकोज या मोनोसैकराइड अणु मुक्त होते हैं। इसी तरीके से पॉलीसैकराइड का भी निर्माण मोनोसैकराइड के अणुओं से होता है, तो जब ये टूटेंगे तो ये भी मोनोसैकराइड मुक्त करेंगे। ठीक, बस एग्जाम्पल्स आप सभी के तुरंत याद करेंगे, इसी वक्त याद करेंगे। मोनोसैकराइड के एग्जाम्पल सिर्फ 3 आपको याद करना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ओलिगोसैकराइड के एग्जाम्पल आपको याद करना है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और रैफिनोज। पॉलीसैकराइड के एग्जाम्पल आपको याद करना है सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन और पेक्टिन। और भी हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो इतना हो गया, अब तुरंत इसको कॉपी में नोट करिए, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकराइड के बारे में, और फिर पढ़ेंगे ओलिगोसैकराइड और फिर पॉलीसैकराइड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड अणु के बारे में थोड़ा सा और डिटेल।
ये सब बेसिक है और ये सब एकदम याद होना चाहिए आपको। सबसे पहला आता है मोनो सैकेराइड। मोनोसैकेराइड, तो आप सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से होता है व इनका स्वाद मीठा होता है, इसलिए इन्हें शर्करा भी कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मोनोसैकेराइड में 3 से 7 कार्बन परमाणु पाए जा सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मोनोसैकेराइड के बारे में कि कार्बन संख्या के आधार पर इन्हें अग्रलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक है। कार्बन संख्या कितनी है उसके आधार पर मोनोसैकेराइड को कौन कौन से भाग में बांटा गया है, चलिए पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, मोनोसैकेराइड का निर्माण कितने कार्बन अणु से होता है? 3 से भी हो सकता है, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, मतलब 3 से 7 कार्बन परमाणु पाए जा सकते हैं मोनोसैकेराइड में। और कार्बन अणु की संख्या के आधार पर ही इन्हें बांटा गया है। सबसे पहला आता है ट्रायोज। देखिए, इनके शब्द पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। ट्रायोज में ट्राई आ रहा है, ट्राई का मतलब 3, मतलब ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 3 कार्बन अणु पाए जाएं। मोनोसैकेराइड जिसमें 3 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, शब्द से ही आप क्लियर कर लीजिए। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 3 कार्बन अणु पाए जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रायोज। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल याद करेंगे तुरंत, जैसे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, व ग्लिसरल डिहाइड। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हैं ट्रायोज के, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन व ग्लिसरल डिहाइड। दूसरा आता है प्रकार, ट्रायोज के बाद क्या आएगा? टेट्रोज। अब देखिए, टेट्रोज में टेट्रो आ रहा है। टेट्रो मतलब टेट्रा, और आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, टेट्रा मतलब 4। वे मोनोसैकेराइड जिसमें 4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। आपको यहाँ पर ये बात याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने कार्बन अणु पाए जाते हैं, ये तो शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है ना।
ट्रायोज मतलब 3 यानी 3 कार्बन परमाणु पाए जाएंगे। आपको यहाँ पर याद क्या करना है, एग्जाम्पल याद करने हैं कि ट्रायोज के एग्जाम्पल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन व ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जैसे यहाँ पर भी टेट्रोज में टेट्रा मतलब 4 होता है, तो ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 4 कार्बन परमाणु पाया जाता है उसे हम टेट्रोज कहते हैं। और टेट्रोज के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? टेट्रोज के एग्जाम्पल एरिथ्रोज, एरिथ्रोज व एरिथ्रोलोज। ठीक, इतना आप नोट करिए। मोनोसेक्राइड के बारे में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए, उसके बाद आप ये नोट करिए ट्रायोज और टेट्रोज के बारे में उदाहरण सहित। अब तीसरा आता है, टेट्रोज के बाद आता है ऑफ कोर्स पेंटोज ही आएगा। अब इतना तो आप गेस कर ही सकते हैं, सब केमिस्ट्री का थोड़ा वर्ड यूज़ हो रहा है। ट्रायोज, टेट्रोज और पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज सब आएगा। तो आपने पेंटोज तक पढ़ लिया। अब आता है तीसरा पेंटोज। फिर यहाँ पर वही बात, पेंटो मतलब पेंट पढ़े हैं ना IUPAC में, पेंट मतलब 5। तो ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें आप लिखेंगे, ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट या ये कह सकते हैं ये मोनोसेक्राइड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारे आनुवंशिक पदार्थ DNA व RNA को बनाता है। तो लिखेंगे कि पेंटोज एक महत्वपूर्ण मोनोसेक्राइड है जो कि हमारे DNA व RNA का घटक होता है। इसके उदाहरण क्या हैं पेंटोज के? पेंटोज के उदाहरण हैं राइबोज, व डीऑक्सीराइबोज, राइबोज व डीऑक्सीराइबोज। देखिए राइबोज जो शर्करा है, पेंटोज शर्करा, राइबोज किस में पाया जाता है? RNA में। और डीऑक्सीराइबोज किस में पाया जाता है? DNA में। इसीलिए इनका नाम ही होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोज पाया जाता है RNA में, इसीलिए इसका नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। बस इतना आप लिखेंगे पेंटोज के बारे में। अगला आता है चौथा, हेक्सोज। हेक्सोज, यहाँ पर हेक्स शब्द आ रहा है, हेक्स का मतलब 6। तो ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 6 कार्बन परमाणु पाए जाएं, 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, उन्हें हम हेक्सोज कहेंगे। शब्द से ही क्लियर है, हेक्सोज मतलब 6। तो वो ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 6 कार्बन परमाणु पाए जाएं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और गैलेक्टोज। ठीक है, हेक्सोज का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज तुरंत याद करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक ये होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझते हैं और लिखेंगे भी। आप इतना लिख लिए होंगे। आपने देखा कि हेक्सोज का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब हम सबसे पहले ग्लूकोज के बारे में कुछ पॉइंट बताते हैं।
ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। हम अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर एक बार बना लीजिएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा फिगर दे के पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा अणु है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो एक बार आप ज़रूर बनाएंगे, इजी है, तुरंत आपको याद हो जाएगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप बना कर इसको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए लिखा है ना C6H12O6। चलिए यहाँ पर कार्बन की संख्या गिनते हैं, कितनी है? 6 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन की संख्या 12, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 1 12। ऑक्सीजन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्लूकोज के बारे में और भी हैं, तो आप और भी लिखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ग्रेप शुगर? क्योंकि अंगूर में सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। तो यहीं पे आगे बढ़ा के लिखेंगे, क्योंकि ग्लूकोज अंगूर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, ग्लूकोज को और भी नाम से जाना जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्लूकोज को हम फ्यूल सब्सटेंस यानी हम इसे ईंधन पदार्थ भी कहते हैं। ईंधन पदार्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ईंधन पदार्थ? क्योंकि जीवों में ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? ईंधन पदार्थ या फ्यूल सब्सटेंस। नोट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज को रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर, ग्लूकोज को रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लड शुगर? क्योंकि रक्त में पाया जाने वाला ये शर्करा है। क्योंकि आपने पढ़ा ना ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड को हम शर्करा कहते हैं। और ग्लूकोज हमारे रक्त में पाया जाता है। जो भी हमने आपको बताया था, जो भी हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं वो एटलीस्ट डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है। और आंत में पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है विलाई, विलाई से होते हुए ये माइक्रोविलाई में जाता है और माइक्रोविलाई से हमारी ब्लड में आ जाता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारी रक्त में आता है और रक्त के माध्यम से ग्लूकोज शरीर की समस्त कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय डाइजेशन के बाद ग्लूकोज जो बनता है वो रक्त के माध्यम से हमारे शरीर में विस्तृत हो जाता है। और जैसे जैसे हम यूज़ करते रहते हैं अपने हाथों को, पैरों को या इंटरनल ऑर्गन जो भी चल रहा है, हम ऊर्जा का प्रयोग करते रहते हैं। तो ऊर्जा का प्रयोग में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। चलिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है।
इतना आप एकदम क्लियर रहिए कि जैसे हम भोजन जो भी ग्रहण करते हैं, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और ग्लूकोज परिवर्तित होने के बाद हमारे रक्त में चला आता है और रक्त से समस्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है। और जब हमें एनर्जी चाहिए तो वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर आपसे अब कोई पूछे कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसका क्या महत्व है, हम जब सांस लेते हैं तो सांस में जो भी वातावरण में वायु है वो सब अंदर जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे नाक में कोई फ़िल्टर लगा हुआ है और सिर्फ ऑक्सीजन जाती है और बाकी सारे बाहर निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गैसें वातावरण में हैं सब के सब हमारे शरीर, हमारे लंग्स तक जाएंगे, लेकिन हमारे रक्त सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ता है, बाकी सबको नहीं पकड़ता, बाकी सब बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। हम जितनी भी वातावरण में जो भी गैस है हम ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारा जो रक्त है वो सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ता है, बाकी को नहीं पकड़ता। तो ऑक्सीजन को लेकर ये समस्त कोशिकाओं में पहुंचाता रहता है और इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और कन्वर्ट हो जाता है ये 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और हमने इसको बताया है कि जिसका सिर्फ हम 40% यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP और 60% रिलीज़ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उष्मा के रूप में रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह से हमें ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। अब देखिए, भगवान को पहले से पता था कि मनुष्य थोड़ा आलसी होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई काम करें या ना करें तब भी हम खाते रहते हैं। तो खाते रहने से, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेने से हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज हमारे रक्त में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी डाइजेशन तो होगा, डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज आएगा वो रक्त में भी जाएगा। अब अगर हमारे शरीर में ऊर्जा की खपत तेज़ी से हो रही है तो ग्लूकोज भी खपत होता रहता है, खर्च होता रहता है। लेकिन अगर हम कोई कार्य नहीं करते हैं या फिर हम आवश्यकता से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि सही नहीं होता। रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने हमारे शरीर में एक ऑर्गन दे रखे हैं, एक ग्लैंड, जिसका नाम है अग्न्याशय, पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज से दो हार्मोन रिलीज होता है, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं अग्न्याशय से। अब इंसुलिन का कार्य ये होता है कि अगर हमारे रक्त में ग्लूकोज अधिक मात्रा में हो गया है तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, ये मोनोसेक्राइड है और ये पॉलीसेक्राइड है। तो ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और ग्लाइकोजन हमारी वसा ऊतक में एकत्रित हो जाती हैं, ठीक है, जो कि नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन आवश्यकता से अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ होगी तो नुकसान करेगा ही। ग्लाइकोजन की भी आवश्यकता से अधिक मात्रा शरीर को प्रभावित करती है। लेकिन जहाँ तक ग्लूकोज की बात है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना इंसुलिन का कार्य होता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा रक्त में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ग्लाइकोजन जब आवश्यकता पड़ेगी, मान लो हमारे शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा और हमें भोजन से उतनी ग्लूकोज नहीं मिल पाई, तो जो ग्लाइकोजन हमारे शरीर में संचित है वो इस हार्मोन द्वारा, ग्लूकेगॉन द्वारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब ये भी पूछा जाता है कि जंतुओं में संचित भोजन पदार्थ किस रूप में होता है, तो जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में ही होता है। ग्लाइकोजन के रूप में ही हमारे शरीर में भोजन संचित होता है, ठीक है। जब आवश्यकता पड़ती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकेगॉन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लूकोज में फिर कन्वर्ट हो जाता है और इस ग्लूकोज का हम प्रयोग कर सकते हैं। एक तरह से एक सिस्टम है कि जिसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो पैसा रख लेगा, तो हो सकता है उसमें दीमक वीमक पड़ जाए या फिर सड़ गल जाए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, पैसे को सोने में कन्वर्ट कर देगा और फिर जब आवश्यकता पड़ेगी तो सोना बेच के फिर से पैसा बना लेगा। बस यही शरीर हमारे होती है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में ऐसा होता है। और जब हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकेगॉन हार्मोन की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर देखिए ब्लड शुगर,
आपने सुना होगा कि जिसको शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, उनको कहते हैं कि शुगर बढ़ गया है। तो शुगर बढ़ जाने का मतलब ये नहीं कि हमारे रक्त में चीनी बढ़ गई है। सब लोग सोचते हैं कि शुगर का मतलब चीनी, शर्करा। तो चीनी बढ़ गई है ये नहीं कहते हैं। अगर शुगर बढ़ गया है तो मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया है। आपने डिवाइस भी देखा होगा, ग्लूकोमीटर आता है चेक करने के लिए। तो हमारे ब्लड में शुगर बढ़ जाने का मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। हमारे 100 ml ब्लड में कितना होना चाहिए? 100 ml ब्लड में 70 से 110 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। यह नॉर्मल वैल्यू होता है, सामान्य मात्रा यही होती है ग्लूकोज की 100 ml ब्लड में 70 से 110 मिलीग्राम। अगर इससे ज़्यादा होता है तो माना जाता है कि शुगर है या डायबिटीज़ है। ऐसा होता क्यों है? जिन लोगों में, जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, उनके शरीर में इंसुलिन या तो बनना बंद हो जाता है और या तो बहुत कम मात्रा में स्रावित होता है पैनक्रियाज द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होता है उनके शरीर में इंसुलिन की मात्रा या तो बहुत कम होती है और या फिर इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता और ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए कहते हैं कि अगर डायबिटीज़ होता है तो ग्लूकोज वाली चीज़ों से, चीनी वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो इतना पॉइंट ग्लूकोज के बारे में था। ग्लूकोज को हम किस किस नाम से जानते हैं? आपने पढ़ा, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं, या फिर इसे हम फ्यूल सब्सटेंस भी कहते हैं, या फिर हम इसे ब्लड शुगर भी कहते हैं। अब आता है फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज तो फ्रक्टोज मीठे फलों में पाई जाती है या फिर शहद में, मधु में पाई जाती है। ठीक है, फ्रक्टोज मीठे फल व शहद यानी मधु, हनी में पाई जाती है, इसलिए इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं क्योंकि ये मीठे फलों में पाया जाता है, या फिर हम शहद में भी इसे देख सकते हैं फ्रक्टोज को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गैलेक्टोज के बारे में। गैलेक्टोज, जिसे हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं, गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं। उसके बाद एक आता है सैकरिन। अपने नाम सुना होगा सैकरिन, बहुत मीठा होता है। सैकरिन नेचुरल नहीं होता, सैकरिन प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। सैकरिन एक आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल शुगर होता है। सैकरिन एक आर्टिफिशियल शुगर होता है, मतलब हमारे द्वारा बनाया गया, मैन मेड, नेचुरल नहीं पाया जाता सैकरिन। सैकरिन एक आर्टिफिशियल शुगर होता है जो फ्रक्टोज इससे, जबकि देखिएगा बात को समझिएगा, फ्रक्टोज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रक्टोज सबसे मीठा मोनोसैकराइड होता है। सबसे मीठा मोनोसैकराइड कौन होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे मीठा मोनोसैकराइड होता है। और आप देखेंगे सैकरिन को, तो सैकरिन फ्रक्टोज से भी 235 गुना अधिक मीठा होता है, मीठा होता है। ठीक है, सैकरिन एक आर्टिफिशियल शुगर है जो फ्रक्टोज से 235 गुना अधिक मीठा होता है, और इसका प्रयोग डायबिटिक पेशेंट्स करते हैं।
मधुमेह रोगी जिनको शुगर हुआ होता है, डायबिटीज़ हुआ होता है, वो इसका प्रयोग करते हैं सैकरिन का। ठीक है, तो इतना आपने जाना मोनोसैकराइड के बारे में, मोनोसैकराइड के एग्जाम्पल्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये सब एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए, क्योंकि आपके डेली लाइफ में भी ये सब चीज़ें आती हैं, देखने को मिलती हैं। तो याद रखेंगे कि शहद में कौन सा शुगर पाया जाता है, फ्रक्टोज। फल में कौन सा शुगर पाया जाता है, फ्रक्टोज। ब्लड शुगर किसे कहते हैं, ग्लूकोज को। पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लड शुगर किसे कहते हैं, ग्लूकोज को। अब पांचवा मोनोसैकराइड है हेप्टोज। हेक्सोज तक आपने पढ़ लिया, 6 कार्बन युक्त। अब पढ़ेंगे हेप्टोज। मोनोसैकराइड जिसका निर्माण 7 कार्बन परमाणुओं से होता है। इसका निर्माण 7 कार्बन परमाणुओं से होता है, या ऐसा मोनोसैकराइड जिसमें 7 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, हेप्टोज। हेप्ट मतलब ये होता है 7, ऑक्ट मतलब 8। तो मोनोसैकराइड जिसका निर्माण 7 कार्बन परमाणुओं से होता है, इसके एग्जाम्पल सीडो हेप्ट्यूलोज। आदि। बस ये हो गया मोनोसैकराइड के बारे में, क्योंकि आपको बताया था कि मोनोसैकराइड में 3 से 7 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। तो 3 से लेकर 7 कार्बन परमाणु वाले मोनोसैकराइड का वर्णन हमने कर दिया। अब मोनोसैकराइड खत्म, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मोनोसैकराइड के बारे में थी सब बता दिया, सब याद करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब इसके बाद आता है मोनोसैकराइड के बाद ओलिगोसैकराइड। दूसरा है ओलिगोसैकराइड। चलिए ओलिगोसैकराइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओलिगोसैकराइड का निर्माण मोनोसैकराइड के 2 से 10 अणुओं के मिलने से होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखेंगे ओलिगोसैकराइड के बारे में कि ओलिगोसैकराइड का निर्माण 2 से 10 मोनोसैकराइड के अणुओं से होता है। उदाहरण डाइसैकराइड। देखिए डाइसैकराइड भी क्या है, एक ओलिगोसैकराइड है। डाइसैकराइड जो कि डाइसैकराइड, डाई का मतलब 2, यानी ऐसा ओलिगोसैकराइड जिसका निर्माण 2 मोनोसैकराइड अणुओं से होता है, जो कि 2 मोनोसैकराइड अणुओं से बना होता है। ठीक है, ओलिगोसैकराइड का पहला एग्जाम्पल डाइसैकराइड, और डाई मतलब 2 होता है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि डाइसैकराइड कितने मोनोसैकराइड अणुओं से मिलकर बना है, 2। ये एक एग्जाम्पल हो गया डाइसैकराइड। और दूसरा आता है ट्राइसैकराइड। ट्राइसैकराइड, अगर कुछ भी चीज़ें आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आने का रीज़न ये है कि आपको चीज़ें याद नहीं है। तो पहले 1 बार 2 बार याद कर लीजिए, जितनी भी पॉइंट लिखे हैं सब याद कर लीजिए, और उसके बाद समझने की कोशिश करिएगा, तुरंत समझ में आएगा, गारंटीड। ठीक है,
ओलिगोसैकेराइड का निर्माण किससे होता है? मोनोसैकेराइड के अणुओं से। कितने अणु से? 2 से 10 अणु से। इनका एग्जाम्पल है डाइसैकेराइड। ऐसा ओलिगोसैकेराइड जिसका निर्माण 2 मोनोसैकेराइड अणु से होता है उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। तो ट्राइसैकेराइड मतलब ट्राई आ रहा है तो कितने अणु होंगे? ऑफ कोर्स आप सही बोल रहे हैं, 3। तो मोनोसैकेराइड जो कि मतलब ट्राइसैकेराइड जो कि 3 मोनोसैकेराइड अणु से मिलकर बना होता है। ठीक, अब हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड के बारे में और फिर पढ़ेंगे हम ट्राइसैकेराइड के बारे में। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड इस प्रकार की शर्करा का निर्माण दो मोनोसैकेराइड अणुओं से होता है। ये पहला पॉइंट डाइसैकेराइड के बारे में। ठीक है, डाइसैकेराइड का निर्माण 2 मोनोसैकेराइड अणुओं से होता है। इनका सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। ठीक है, अब हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे कि डाइसैकेराइड के उदाहरण क्या हैं। तो चलिए डाइसैकेराइड के उदाहरण के बारे में बात करें। सबसे पहला उदाहरण आता है डाइसैकेराइड का, वो है सुक्रोज। आपने पढ़ा है इससे पहले कि ओलिगोसैकेराइड में कौन कौन से थे? सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज और माल्टोज डाइसैकेराइड होते हैं। ठीक है, एक अलग एग्जांपल जो कि है राइफिनोज, वो ट्राइसैकेराइड होता है। तो डाइसैकेराइड के बारे में हमें 3 पढ़ना है। अगर डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल को आप तुरंत याद करना चाहें तो याद करिए तुरंत। डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, माल्टोज व लैक्टोज। ठीक है, डाइसैकेराइड के 3 एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज व लैक्टोज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज को पहला पॉइंट होगा, इस सुक्रोज को पादप शर्करा भी कहा जाता है। ये यूपी टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्लांट शुगर। ठीक है, सुक्रोज को पादप शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह पौधों में पाया जाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? पादप शर्करा या प्लांट शुगर। इसे और भी कुछ नाम से जाना जाता है, वो भी नोट करेंगे। सुक्रोज को ईख शर्करा यानी केन शुगर गन्ने में पाया जाता है ना, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? केन शुगर। केन शुगर और टेबल शुगर भी कहते हैं। टेबल शुगर भी कहा जाता है। गन्ने में अगर इसकी हम प्रतिशत देखें तो गन्ने में सुक्रोज 10 से 15% पाया जाता है। ठीक है, सुक्रोज का निर्माण किससे होता है? तो सुक्रोज का निर्माण, चूँकि देखिए सुक्रोज किसका एग्जाम्पल है? डाइसैकेराइड का, यानी ये 2 मोनोसैकेराइड के अणु से मिलकर बना होगा।
अब मोनोसैकेराइड में आपने कौन कौन से पढ़े, बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज भी आ रहा था। तो जो सुक्रोज है इसका निर्माण किससे होता है, ऐसे हम लिखेंगे तो जल्दी याद होगा, सुक्रोज बराबर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सुक्रोज का निर्माण किससे होता है, एक ग्लूकोज के अणु से और एक फ्रक्टोज अणु से। तो आप ऐसे लिखेंगे कि सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज व फ्रक्टोज के एक एक अणुओं के मिलने से होता है। ठीक है, बस इतना पॉइंट है सुक्रोज के बारे में। अब अगर आप इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना चाहें सुक्रोज का तो आप देख सकते हैं, ये एक अणु हो गया ग्लूकोज का, CH2OH H HOH OH H। एक अणु ग्लूकोज का ये बॉन्डिंग के साथ जुड़ता है फ्रक्टोज से। CH2OH HOH OH H HOH फ्रक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज से बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाता है और इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, सुक्रोज। यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर भी CH2OH होगा, CH2OH। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ जाते हैं तो ये संरचना क्या कहलाती है, सुक्रोज। ये सुक्रोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है सुक्रोज के बारे में, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप शर्करा या केन शुगर या टेबल शुगर किसे कहते हैं, तो सुक्रोज को कहते हैं। सुक्रोज का निर्माण किससे होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ये नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन नीट में नहीं कहेंगे, पहले नीट का नाम क्या था, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो ये AIPMT 2001 में भी पूछा गया और 2005 में भी पूछा गया, 2 बार पूछा गया है कि सुक्रोज का अणु का निर्माण किससे होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं उदाहरण डाइसैकेराइड का, वो है माल्टोज। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, माल्टोज B। तो माल्टोज भी क्या है, पादप शर्करा, क्योंकि यह भी पौधों में पाई जाती है। ठीक है, यह भी पादप शर्करा होती है। माल्टोज को हम लिखेंगे, माल्टोज को हम माल्ट शर्करा यानी माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। माल्टोज, अगला पॉइंट, माल्टोज अंकुरित बीजों में, अंकुरित बीजों में, अंकुरित बीजों मतलब जर्मिनेटिंग सीड, जो जर्मिनेट हो रहे होंगे, जर्मिनेटिंग सीड्स में पाए जाते हैं। जैसे आप चना रख देते हैं भिगोकर, तो कुछ दिन बाद उसमें से वाइट कलर की स्ट्रक्चर निकलने लगती है, तो उसी का मतलब होता है अंकुरित हो रहा है। तो अंकुरित बीज में माल्टोज शर्करा मुख्य रूप से पाया जाता है। अब चूंकि माल्टोज भी क्या है, एक डाइसैकेराइड है, यानी इसका भी निर्माण किन्हीं 2 मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होगा। तो लिखेंगे कि माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज के 2 अणुओं के मिलने से होता है। मतलब एक ग्लूकोज अणु और फिर एक ग्लूकोज अणु, 2 ग्लूकोज अणु जब आपस में मिलते हैं तब वो संरचना माल्टोज कहलाती है। ठीक है, ये हो गया माल्टोज के बारे में। अब
तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं डाइसैकेराइड का। जो कि है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। पहला पॉइंट, यह जंतु शर्करा है। यह जंतु शर्करा एनिमल शुगर कहलाता है। क्यों कहते हैं इसे एनिमल शुगर या जंतु शर्करा? क्योंकि ये पौधों में नहीं, जंतुओं में पाई जाने वाली शर्करा है। क्योंकि यह जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, जंतु के दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, इसीलिए इसे हम जंतु शर्करा कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुक्रोज और माल्टोज दोनों पादप शर्करा हैं, प्लांट शुगर जो पौधों में पाई जाती है। एकमात्र शर्करा है लैक्टोज जो जंतु में पाई जाती है, इसलिए इसे हम जंतु शर्करा कहते हैं, एनिमल शुगर कहते हैं। तो जंतु के दूध में पाई जाने वाली शर्करा जंतुओं के दूध में पाई जाती है। अगर हम गाय के दूध की बात करें या भैंस के दूध की बात करें तो दूध के बारे में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट खूब पूछा जाता है। एक तो ये कि इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा को हम लैक्टोज कहते हैं। और दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो दूध में पाई जाने वाले प्रोटीन को हम केसीन कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तुरंत याद करिए। तो इतना पॉइंट आपने लैक्टोज के बारे में पढ़ा कि जंतु शर्करा होती है और जंतु के दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। लैक्टोज का निर्माण किससे होता है? तो लैक्टोज भी क्या है? एक डाइसैकेराइड यानी दो मोनोसैकेराइड के अणुओं से मिलकर बना होगा। तो कौन से दो मोनोसैकेराइड के अणु से मिलकर बना हुआ है? तो इसका निर्माण होता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज के एक अणु से, और प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के एक अणु से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के एक अणु से मिलकर बना होता है लैक्टोज। पूछा गया है, ये भी पूछा गया है नीट में कि लैक्टोज अणु का निर्माण किन दो मोनोसैकेराइड अणुओं से होता है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया डाइसैकेराइड के समस्त उदाहरण, उनके वर्णन के साथ जो पूछे जाते हैं। ये सब आपको याद करना है। जब भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये टॉपिक आप मतलब सिर्फ पढ़ के छोड़ सकते हैं, आपको याद नहीं करना है, तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जितने भी टॉपिक आपको बता रहे हैं ये सब आपको याद करने हैं। तो डाइसैकेराइड हो गया। अब उसके बाद क्या आता है? ट्राइसैकेराइड। दूसरा ट्राइसैकेराइड। अब देखिए यहाँ पर ट्राई शब्द आ रहा है। ट्राई का मतलब तीन, यानी ऐसा शर्करा, वह शर्करा जिसका निर्माण तीन मोनोसैकेराइड अणुओं से होता है। ऐसा शर्करा जिसका निर्माण तीन मोनोसैकेराइड अणुओं से होता है उसे हम ट्राइसैकेराइड कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? रैफिनोज। ठीक है, रैफिनोज। रैफिनोज का निर्माण किससे होता है? तो रैफिनोज का निर्माण, चूँकि रैफिनोज क्या है? एक ट्राइसैकेराइड यानी तीन मोनोसैकेराइड के अणु से मिलकर बनता है। तो रैफिनोज किन तीन मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बनाता है? तो ये एक ग्लूकोज के अणु, फिर एक फ्रक्टोज के अणु और एक गैलेक्टोज के अणु। ठीक है, एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज और एक अणु गैलेक्टोज, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? रैफिनोज, ट्राइसैकेराइड। बस ये आपका ओलिगोसैकेराइड तक खत्म। ठीक है, आपने पढ़ा ना कार्बोहाइड्रेट को तीन वर्ग में विभाजित किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब बचा है पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड के बाद आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो आज के लिए बस इतना ही। पॉलीसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट के कार्य मैं भाग 4 में आपको बताऊंगा।
अब इससे पहले कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लूँ जो इस भाग से रिलेटेड हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो स्वाद में मीठा नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि माल्टोज का निर्माण किन दो मोनोसेक्राइड के अणुओं से होता है। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ट्रायोज मोनोसेक्राइड के उदाहरण बताइए। चौथा क्वेश्चन आपसे है, पादप शर्करा कौन कौन से होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, जंतु शर्करा किसे कहते हैं। ठीक है, बस इन 5 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसके आगे के टॉपिक्स मैं आपको भाग 4 के अंतर्गत बताऊंगा। ठीक है, जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी के साथ। धन्यवाद।